Good evening students, so welcome back to the Perfection IAS and today's topic will be the AUKUS. So as far as this is our fourth class, so till far we have done three topics. On number one we had done G20, right, and its effect on Global South and or what is Global South. Then we have done SCO, right, and then we have done Quad. And today we'll do AUKUS, right? And if time permits us, we will do that COP 27, right? So this is what we have done so far and this is what we will do, right? So आज का टॉपिक है क्वाड. जैसे क्वाड का इंपॉर्टेंस था इंडो पैसिफिक में, वैसे ही ऑकस का क्या इंपॉर्टेंस है इंडो पैसिफिक में, स्पेशली जब हम बात करें साउथ चाइना सी में. इंडिया के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है और इंडिया का क्या रोल है और इंडिया क्या इसमें स्पेक्टेटर के रूप में है या इंडिया भी इसमें एक इमर्जिंग प्लेयर हो सकता है बाद में. दिस इज ऑल व्हाट वी विल डिस्कस. बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. सी व्हाट इज ऑकस. सो विद द नेम यू कैन अंडरस्टैंड. ए स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स. बेसिकली क्या है कि ऑकस एक 15 सितंबर 2021 को एक ग्रुप बना इन तीनों कंट्रीज के बीच में. तो तीन कंट्रीज हो गई तो ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट हो गया. दो कंट्रीज होती हैं तो बाइलेटरल, तीन कंट्रीज होती हैं तो ट्राइलेटरल, और जब चार होती हैं जैसे इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वहां क्वाड हो गया था. तो बेसिकली ये एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है इन तीनों कंट्रीज के बीच में. हो क्या रहा है कि अंडर दिस पैक्ट यूएस एंड यूके विल हेल्प ऑस्ट्रेलिया, मतलब यूएस और यूके दोनों मिलके ऑस्ट्रेलिया को हेल्प करेंगे, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देंगे, ताकि अगर ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स होगी तो आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन इधर, ये चाइना. मुझे मैप इंक्लूड करना चाहिए था फ्रॉम नेक्स्ट टाइम बिकॉज टुडे वाज इन हरी अप लिटिल बिट, सो आई डिडंट इंक्लूड द मैप. सो अगर इनके पास न्यूक्लियर सबमरीन होगी तो दे विल काउंटर द हेजेमनी ऑफ चाइना एज वेल. तो ऑस्ट्रेलिया अगर मजबूत बनेगा तो ऑटोमेटिकली दे विल काउंटर द चाइनीज हेजेमनी. सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वाड के अंदर ऑलरेडी एक ग्रुप बन चुका है जिससे इन लोगों की जो है चाइनीज का जो एग्रेसिव पॉलिसी है उसको हम लोग काउंटर कर पाए हैं क्वाड के जरिए. तो ऐसे ही ऑकस जो है एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है. इंट्रोडक्शन में आप ये लिख सकते हैं दैट ऑकस इज ए ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, राइट. कब बना? 15 सितंबर 2021 को. प्रीलिम्स के हिसाब से हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, बीपीएससी के हिसाब से डेट, ठीक है. कंट्रीज दैट ऑकस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, पेयर में दे सकते हैं बीपीएससी और यूपीएससी में दोनों में, ठीक है. अंडर द पैक्ट द यूएस एंड यूके विल हेल्प ऑस्ट्रेलिया टू एक्वायर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दो नॉट इक्विप्ड विद द न्यूक्लियर वेपन्स. इट्स अलाउ फॉर द ग्रेटर शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस. मतलब दिया तो इसलिए जाता है कि भाई आप जो है आपकी भी जो नेवी की पावर है वो ओशियंस के अंदर बहुत मजबूत हो, लेकिन बाकी दुनिया को दिखाने के लिए, बताने के लिए ये भी कह सकते हैं कि भाई हम जो है इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं, कौन कौन से जो मेटेलिक नोड्यूल्स हैं ओशियन के अंदर उसकी हम रिसर्च करेंगे, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हैं. और मतलब यूएस और यूके मिलके इनको इस तरह की जो सबमरीन दे रहा है उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन वो इक्विप्ड नहीं होंगे, बट हाँ वो जो सबमरीन होगी वो न्यूक्लियर पावर से चलेगी. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन भी फिट कर सकते हैं ये. तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है. एक तरफ मतलब दुनिया को ये दिखा भी दिया कि हम इनकी हेल्प कर रहे हैं, और ये भी नहीं कि भाई हमने इनको डायरेक्टली न्यूक्लियर दे दिया
तो ये एक तरह से एग्रेसिव पॉलिसी होगी चाइना को डराने के लिए कि भाई नाउ जो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आपको मालूम होगा ऑस्ट्रेलिया और चाइनीज जो काउंटर पार्ट थे, ये एक टाइम पे दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट आफ्टर कोविड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द क्वाड क्लासेस दैट कोविड के बाद में इन दोनों देशों के जो संबंध में जो है खटास आई। अदरवाइज चाइनीज लोगों का ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट था, और कोविड से पहले तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा डिटर करता था क्वाड के को लेके, मतलब राइट। लेकिन जैसे ही कोविड आया तो नाउ वी बिकेम, जो एल्बनीज है ऑस्ट्रेलियन जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ हमारे रिश्ते और मजबूत हुए। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑकस? मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे आपको बताया मैंने क्वाड का क्या मेजर ऑब्जेक्टिव था, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए। फिर उसके बाद में एससीओ का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। कभी भी ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो 3 नंबर हमेशा इंट्रोडक्शन के होता है, 2 अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 नंबर इंट्रोडक्शन का होगा, 15 नंबर मार्क्स है तो 3 नंबर इंट्रोडक्शन का होगा। तो आपको इंट्रोडक्शन अगर याद हो गया किसी भी थीम का इंटरनेशनल रिलेशन में, तो बाकी आप अपनी लैंग्वेज में भी उसको बना के लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने नोट्स बनाइए, ठीक है, और उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट आपको हमेशा लिखनी है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका मेन एम क्या है, इंडिया के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, इंडिया इसके अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, कौन कौन से इसके अंदर जो मेजर ग्रुप्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको खास करके आईआर के टॉपिक्स में देखनी होती हैं, और साइंस एंड टेक में भी यही करना होता है, और एनवायरनमेंट में भी यही करना होता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। जैसे 1986 एक्ट है, एनवायरनमेंट एक्ट है, तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन से इसके अंदर में बाकी प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारे इस तरह से आपको देखने होते हैं। फिर मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑकस, द डील इज सीन एज ए स्टेप टुवर्ड कटेलिंग चाइना। मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ, चाइना को कटेल करने के लिए, चाइना की पावर को साउथ चाइना सी के अंदर कटेन करने के लिए या उनको काउंटर करने के लिए, which has made significant aggressive maneuvers in the Pacific region। पैसिफिक रीजन के अंदर चाइनीज आपको पता है कितने एग्रेसिव हैं इस वक्त। हर तीसरे दिन किसी न किसी कंट्री पे या किसी न किसी आइलैंड पे ये लोग जो है अपना डोमिनेंस बताते हैं कि ये तो हमारा ही था, ठीक है। पहले तो सिर्फ हम लोग तिब्बत के लिए सुनते थे या फिर ताइवान के लिए सुनते थे, अब तो ये दूसरे कंट्रीज के दूसरे आइलैंड्स के लिए भी ये लोग कहते हैं कि भाई सोलोमन आइलैंड हमारा है, ये फलाना आइलैंड हमारा है, ये कंट्री की, यहाँ तक कि जो 9 डैश लाइन है आपने, मैं एक दिन अपन देखते हैं एक दिन जो है साउथ चाइना सी पे एक क्लास रखेंगे, पूरा साउथ चाइना के अंदर क्या क्या डिस्प्यूट्स हैं, कौन कौन सी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, क्या क्या है, एक दिन पूरी क्लास साउथ चाइना सी पे रखते हैं, ठीक है। तो पैसिफिक रीजन में इनका एग्रेसिवनेस है। फिर स्पेशली इन एंड अराउंड द साउथ चाइना सी वेयर इट इज एक्सपेंसिव टेरिटोरियल क्लेम्स, मतलब ऑब्वियसली एग्रेसिव पॉलिसी किस लिए करते हैं, ताकि इनके टेरिटोरियल क्लेम्स बढ़े। टेरिटोरियल क्लेम्स बढ़ेंगे तो उस जमीन पे ये लोग जब कब्जा करेंगे तो उनकी नेवी की प्रेजेंस बढ़ेगी, नेवी की प्रेजेंस बढ़ेगी तो इनकी पावर बढ़ेगी, कल को इनके शिपयार्ड डॉकयार्ड वहाँ आके उतरेंगे, फिर ये आसपास के एरिया में भी कब्जा करना स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा ये नेवी की इंपॉर्टेंस क्या है हिस्ट्री में, इंडिया का पूरा हिस्ट्री चेंज हो गया था किसी एक कंट्री की नेवी की वजह से। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई थी, स्टार्टिंग में तो बिजनेस करने ही आए थे, और फिर उसके बाद आपने देखा 200 साल का कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो नेवी कैन चेंज योर एंटायर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ अ पर्टिकुलर टेरिटरी, राइट। फिर उसके बाद देखते हैं द न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स विल गिव ऑस्ट्रेलिया नेवल हेफ्ट इन द पैसिफिक वेयर चाइना हैज बीन पर्टिकुलरली अग्रेसिव व्हाइल द यूएस ब्रिटेन हैव हैड अ कैपेबिलिटी फॉर द डिकेड्स, ऑस्ट्रेलिया हैज नेवर हैड एनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। कहने का मतलब है यूएस और ऑस्ट्रेलिया के यूएस और यूके के पास तो ऑलरेडी है, वो ऑस्ट्रेलिया को देना चाहते हैं ताकि चाइनीज को काउंटर कर सके पैसिफिक रीजन में। और इससे पहले ये कहना चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास आज से पहले न्यूक्लियर सबमरीन कभी नहीं थी, इस पैक्ट के बाद में अब ये लोग फेज वाइजेस इनको जो है ये बना के न्यूक्लियर सबमरीन्स देंगे। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि न्यूक्लियर पावर भी देते हैं कि मतलब जो वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स भी इनमें लोड करके देते हैं कि नहीं देते हैं। जैसे आपको याद होगा पहले रफाल की डील में डायरेक्ट हम लोग जो है जब फ्रांस से हमने डील की थी तो हमने सिर्फ फाइटर प्लेन्स या जो ये जेट फाइटर्स हैं ये खरीदे थे, लेकिन बाद में हमने क्या बोला, ये डील जिसके लिए बाद में लोग कहे डील महंगी होगी, हमने इनसे बोला कि आप वेपन भी लोड करके दीजिए हमको,
ठीक है। तो अब जो रफाल लिए जा रहे हैं वो वेपन के साथ लिए जा रहे हैं, इसलिए थोड़े से ज़्यादा अभी कॉस्टली पड़ रहे हैं। तो अभी इस ऑकस में क्या है, ये लोग जो हैं इनको न्यूक्लियर वेपन जो है लोड करके नहीं दे रहे हैं, ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक आपको इसमें देखना होगा इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं इनिशिएटिव टेकन सो फार अंडर ऑकस। अभी तक ऑकस के में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। नंबर 1, द फर्स्ट मेजर इनिशिएटिव ऑफ ऑकस वुड बी टू डिलीवर द न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन फ्लीट फॉर ऑस्ट्रेलिया। मतलब भाई जत्था जिसको कहते हैं, भाई 3 एक साथ दे दिए, 4 दे दिए, 2 दे दिए, 1 दे दिए। तो ऐसे हर इनका जो डील हुआ होगा कि भाई 10 देंगे, जिसमें से 2 एक बार दे देंगे, 3 एक बार दे देंगे। तो मतलब सबसे पहला काम ये है कि इनको फेज वाइजेस इनको हैंड ओवर करना, ठीक है। फिर दूसरा है द अनाउंसमेंट ऑफ ऑकस इज इंक्लूड द स्टेटेड एम ऑफ इंप्रूविंग द जॉइंट कैपेबिलिटीज एंड इंटरऑपरेबिलिटी। कैपेबिलिटीज और इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि भाई देखो, अगर ऑस्ट्रेलिया की मदद कर रहे हैं यूके यूएस वाले, तो फ्री में तो मदद कर नहीं रहे हैं। कल को यूएस को जब उस एरिया से गुजरना होगा, या यूएस की शिप्स उस एरिया से जाएंगी, या यूएस जब जापान में जाएगा, या कहीं भी उस पर्टिकुलर एरिया में यूएस को या यूके को जरूरत पड़ेगी, तो वो इन न्यूक्लियर सबमरीन्स की हेल्प लेंगे इन ऑपरेशंस करने के लिए, डाटा गैदर करने के लिए, इंटेलिजेंस इनपुट लेने के लिए। तो कहने का मतलब है एक तरफ ये दे भी रहे हैं और इनसे जब जरूरत होगा तो इनसे ये वापस भी जो है इंफॉर्मेशन के रूप में चीज़ों को लेंगे। क्योंकि देखो इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी की मदद जो है वो फ्री में नहीं करता है, एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट एंड दे हैव टू पे दैट, ठीक है। थर्ड पॉइंट है दीज इनिशियल एफर्ट्स विल फोकस ऑन द साइबर कैपेबिलिटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एडिशनल अंडर सी कैपेबिलिटीज। अंडर सी कैपेबिलिटीज में जैसे कौन सा मेटल इंपॉर्टेंट है, फिर आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस भी गैदर करेंगे, साइबर कैपेबिलिटीज की कैसे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के अंदर जो है वो सिस्टम फिट कर दें, और आसपास में पूरा ये एक लोग इंटेलिजेंस को गैदर करेंगे कि कौन सी कंट्री का शिप जा रहा है, उसमें क्या क्या जा रहा है, ठीक है। उसको रडार से ट्रेस करना और भी तमाम तरह की सारी चीज़ें करना। तो ये सारी चीज़ें इसमें फ़ायदेमंद है उनको। फिर उसके बाद हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ओवर कन्वेंशनल सबमरीन्स। देखो एडवांटेज क्या क्या है। मेन एडवांटेज तो इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मेन एडवांटेज क्या होता है, न्यूक्लियर सबमरीन्स और कन्वेंशनल सबमरीन्स को क्या होता है, ज़्यादा देर तक लंबे टाइम तक पानी में वो है नहीं रह सकती हैं, उनको एक हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद में ऊपर आके एयर लेनी पड़ती है। न्यूक्लियर सबमरीन क्या होती है, बहुत दिन तक और घंटों तक कंटिन्यू जो है वो अंडर द सी रह सकती हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर बार बार कोई भी सबमरीन अगर ऊपर आएगी तो दुश्मन की रडार में आ जाएगी और पता चल जाएगा कि इस एरिया में है, ठीक है। तो उससे जो है कैच होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। न्यूक्लियर सबमरीन की खास बात ये अंडर द सी रहेगी तो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक लंबे टाइम तक पानी में रह सकती है, एयर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ क्या होती है, कन्वेंशनल जो सबमरीन्स होती हैं, कन्वेंशनल सबमरीन्स की लाइफ स्पेन जो होती है वो एक ज़्यादा लंबी नहीं होती है, और न्यूक्लियर सबमरीन्स जो होती हैं क्योंकि एक हाई एनर्जी से चलती हैं तो इनकी लाइफ स्पेन भी अच्छा होता है, ठीक है। और जो कन्वेंशनल सबमरीन्स होती हैं इनका मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा है, वैसे ही सस्ती हैं लेकिन मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा। न्यूक्लियर सबमरीन्स एक बार महंगी पड़ेंगी लेकिन मेंटेनेंस का खर्चा इनका थोड़ा सा कम है, ठीक है। द ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर जनरेटेड बाय द न्यूक्लियर रिएक्टर हेल्प्स द न्यूक्लियर सबमरीन्स टू ऑपरेट एट हाई स्पीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, स्पीड भी इनकी ज़्यादा होगी, लंबे टाइम तक रहेंगी, मैंने बोल ही दिया। द करंट जनरेशन ऑफ द न्यूक्लियर सबमरीन्स डू नॉट नीड टू रिफ्यूल्ड थ्रू आउट देयर 25 ईयर लाइफ स्पेन्स। मतलब एक बार अगर न्यूक्लियर सबमरीन्स को एनर्जी दे दी तो 25 साल तक भैया ये चलती रहती हैं। अब आप देख लो कितना इनका लाइफ स्पेन है, ठीक है। ये आपको मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि न्यूक्लियर प्रोपल्शन बीइंग कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फॉर द एयर डज नॉट नीड द सरफेस फ्रीक्वेंटली। सरफेस पे आने की बार बार जरूरत नहीं है जैसे कि कन्वेंशनल सबमरीन को आने की जरूरत पड़ती है। और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन गिव्स अ नेवी द कैपेबिलिटी टू रीच फार आउट इनटू द ओशन एंड लॉन्च द अटैक्स। या अटैक्स में भी तो सबसे ज़्यादा तो मदद तो अटैक्स में ही करेंगी, ये दुश्मन को अंडर द सी अटैक्स करेंगी ये। तो सबसे ज़्यादा देखो सबमरीन होती है अटैक करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए, इंटेलिजेंस डाटा इनपुट को कनेक्ट करने के लिए, और फिर जो है देश की जो डिफरेंट यूनिट्स होती हैं उसकी डिफेंस की, वेदर इट इज़ आर्मी, वेदर इट इज़ एयरफोर्स, वेदर इट इज़ नेवी, उनको ये लोग जो है इंफॉर्मेशन देते हैं। बेसिकली जो है सबमरीन वाले जो लोग हैं दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द नेवी, राइट। फिर ये न्यूज़ में क्यों है, AUKUS grouping came into the prominence when Australia ended a multi-billion-dollar contract with France signed it to ऑस्ट्रेलिया। ये न्यूज़ इसलिए कि हुआ क्या था कि पहले ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो डील थी ना ये फ्रांस कर रहा था, फिर इन्होंने ये जो डील कैंसिल करके
यूएस और यूके के साथ कर ली, इसलिए फ्रांस के ऑस्ट्रेलिया के साथ भी संबंध खराब हो गए। फिर 15 सितंबर 2021 को इन्होंने ऑकस बना लिया। AUKUS as a group came into the prominence when Australia ended a multi-billion dollar contract with France signed in 2016 to build 12 diesel electric submarines। मतलब 12 सबमरीन्स बनवा रहे थे ये, रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग कॉलिन सबमरीन फ्लीट। अभी उनके पास जो है वो कॉलिन सबमरीन का फ्लीट है। इट इंस्टीड साइंड ए न्यू डिफेंस पैक्ट विद यूएस एंड यूके। द डील मार्क्स द फर्स्ट टाइम यूएस हैज शेयर्ड न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी विद एन एलाई अपार्ट फ्रॉम द यूके की मदद के साथ। मतलब जो फ्रांस से ले रहे थे वो तो डीजल से चलने वाली फ्लीट ले रहे थे, 12 सब फ्लीट ले रहे थे, वो कैंसिल करके यूएस के साथ डील कर ली न्यूक्लियर पावर्ड की। तो उनको फायदा हो गया, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पास जो था वो न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं थी। फिर उसके बाद देखते हैं कि चाइना का क्या रिस्पॉन्स। ऑब्वियसली चाइना का तो रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा भाई। अगर आप क्वाड करो, एससीओ में कुछ करो, दुनिया में कहीं भी कुछ हो जाए, तो चाइनीज़ तो बिना रिस्पॉन्स दिए तो रह ही नहीं सकते हैं। दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाइनीज़ दे हैव ए प्रॉपर, उनका जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जैसे हमारे यहाँ का है, हमेशा तैयार रहता है कि भाई इसमें तो इंडिया का कुछ ना कुछ चाल साजिश होगा, या यूएस हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है, या हमारे खिलाफ यूएस कुछ कर रहा है, या यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे खिलाफ कुछ मिलके कर रहे हैं। जबकि पूरी दुनिया में उनकी पॉलिसीज रहती हैं, स्ट्रिंग पर्ल्स हैं, चेक डेबिट पॉलिसी जो उनका मैंने आपको बताया था कि कैसे लोन दे दे के किस सामने वाले को करप्ट कर देते हैं। सबसे ज़्यादा करप्ट चाइनीज़ लोगों ने पाकिस्तानियों को किया है। कौन से प्रोजेक्ट में? BRI प्रोजेक्ट में। और अभी हालत ये हो गई है कि जैसा टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया था वैसा का वैसा बीच में छोड़ के भाग गए। ठीक है। नाउ द चाइनीज रिस्पॉन्स। रिलेशन बिटवीन द 3 allies चाइनाज वर ऑलरेडी एट लो। इन तीनों अलाइज के रिश्ते चाइना के साथ ऑलरेडी लो चल रहे थे। किसके? यूके के, यूएस के। द ऑकस डील और किसके? ऑस्ट्रेलिया के भी, कोविड-19 के बाद में। ठीक है। The relation between the 3 allies with China were already at low. The AUKUS deal did not came into the China directly but was widely understood to be in the response of its expansion in the South China Sea। वो ये मानते हैं कि भाई ये कुछ एक कोई सबमरीन वबरीन नहीं, ये सब बहाना है। ये लोग साउथ चाइना सी के अंदर जो है ये लोग कब्जा करना चाहते हैं और ये हमको जो है डरा रहे हैं ये सब चीज़ें करके। एंड एग्रेशन टुवर्ड्स ताइवान को, क्योंकि देखो आपको याद होगा अभी रिसेंटली, कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यूएस की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी ताइवान आके गई थी। चाइना ने डराया भी था कि ताइवान आने की गलती मत करना वरना बहुत बुरा होगा। वो जो यूएस की पर्सनालिटी है वो फिर भी ताइवान में रुके, पूरा दिन का प्रोग्राम अटेंड किया और फिर शाम को यूएस चले गए या चली गई। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन थे वो शख्स। ठीक है। इट ड्रू ए स्विफ्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द बीजिंग। ए चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स person said the 3 countries were in the grip of an absolute cold war, zero sum mentality and narrow minded geopolitical concept, should respect the regional people aspiration, otherwise they will only end up hurting their own interest। कहने का मतलब है चाइनीज़ लोगों ने ये कहा कि ये लोग जो हैं हमको जो पैसिफिक ओशन में डराने की कोशिश कर रहे हैं और जीरो सम गेम कर रहे हैं, तो इन लोगों को दूसरों के सेंटिमेंट्स को देखना चाहिए, अदरवाइज इनका खुद का नुकसान हो जाएगा। कहने का मतलब है दे वांट टू से दैट आप हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश मत करें, और ये कह रहे हैं कि एक दूसरे की टेरिटोरियल सोवरेंटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अदरवाइज वी विल बी आवर रिलेशनशिप विल बी ऑल्सो गेटिंग डिटोरेटेड डे बाई डे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था। तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल दीज स्टेटमेंट्स they are giving or given intentionally to make you scare or to make you feel that if you want to do this particular thing XYZ with that particular country, our relationship, not only in terms of economic or political, basically the entire relationship which comes under diplomatic, every relation will be deteriorated if you do these things particularly, right? फिर उसके बाद हम देखते हैं Why should India worry? इंडिया को क्यों जो है वो वरी करना चाहिए इसके अंदर। India has been placed on the Strategic Trade Authorization STA1 in the list 2018 after being recognized a major defense partner in
2016, despite there is no major technology has been shared with India till now, there is a concern for Indian giving Australia now acquiring one of the most advanced technology of the US under the aegis of AUKUS। कहने का मतलब हमारे लिए टेंशन की बात यह है कि भाई अभी तक हमारे साथ इस तरह की कोई डील नहीं की है और इंडिया को इन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन नहीं दी, ऑस्ट्रेलिया को दे दी अंडर AUKUS के अंदर, जबकि हमारे साथ क्वाड ऑलरेडी ये कर रहे हैं। चाहते तो हमारे साथ भी इस तरह की कोई डील कर सकते थे। अच्छा, इंडिया का एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रोल और है। देखो इसमें हुआ क्या, स्टार्टिंग से इसको गेम को समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पहले कॉन्ट्रैक्ट चलना था किसके साथ? फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ क्या लेना था इनको? 12 डीजल और इलेक्ट्रिक सबमरीन, ठीक है। इनसे समझौता कट करके किसको दे दिया? यूएस को और यूके को। किसके खिलाफ? ताकि साउथ चाइना सी के अंदर किसको काउंटर कर सके? चाइनीज को काउंटर कर सके। अब देखो गौर से, इंडिया की ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत बढ़िया बनती है, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली। फ्रांस के साथ भी हम बढ़िया डिफेंस पार्टनर है हमारा, यूएस के साथ बढ़िया बनती है, यूके के साथ बढ़िया बनती है। ये सारे लाइक माइंडेड कंट्रीज की इंडिया के साथ बनती है। ये लोग किसको काउंटर कर रहे हैं? चाइना को। और इंडिया को भी किसको काउंटर करना होता है? चाइना को, क्योंकि इनके साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहे हैं हमारे। तो ये सारे मिलके दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गए सारे इनकी। देखो इंडिया को वैसे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, अगर ऑस्ट्रेलिया को यूके यूएस मिलकर न्यूक्लियर सबमरीन दे भी रहा तो वो इंडिया के लिए अच्छा है, ताकि चाइनीज़ का ध्यान साउथ चाइना सी में ही लगा रहेगा। फिर हमारे साथ इधर ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं कर पाएंगे, दोनों फ्रंट पे वॉर नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अच्छा रिलेशन है, एज फार एज कंसर्न अबाउट फ्रांस के साथ भी हम डिफेंस रफाल डील ले रहे हैं, यूएस के साथ भी हमारा आपको तो पता ही है स्टार्टिंग से रिलेशन अच्छा रहा है, बीच में डिटोरेट करता रहता है कभी, ठीक है। यूके के साथ भी हमारा अच्छा रिलेशन है, ठीक है। चाइना का हमारे साथ थोड़ा खटपट चलती रहती है और हमेशा चलती रहती है, और ये सब कंट्रीज की भी चाइना के साथ खटपट रहती है। तो इंडिया इसमें एक इमर्जिंग प्लेयर है। इंडिया बहुत आराम से बैठ के शांति से देख रहा है कि ये, हम लोग तो खुद चाहते हैं कि ये लोग जो है चाइनीज को इधर साउथ चाइना सी के अंदर इंगेज करके रखें, ताकि हमारी इस टेरिटरी में फ्रॉम वेस्टर्न सेक्टर टू मिडिल सेक्टर टू ईस्टर्न सेक्टर में ये लोग हमें डिस्टर्ब ना करें, यानी कि लद्दाख से लेके अरुणाचल तक ये हमारे साथ बदतमीजी ना करें। तो ये हमारे लिए तो बहुत फायदेमंद चीज़ है ये, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं। डिस्पाइट द इनडिफरेंस टुवर्ड्स ऑकस, इंडिया में डेराइव द सेकेंडरी बेनिफिट फ्रॉम द ऑकस arrangement having the 3 advanced nations with arguably the most sophisticated military power in the world coming together to support a free open Indo-Pacific in the light of increasingly assertive attitude of China in this region. This could provide some degree of deterrence to China. Also, India's concerns regarding encirclement of China may be partially mitigated by AUKUS. यही मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। ये सारे कंट्री मिलके क्या चाहते हैं कि एक इंडो पैसिफिक ओशियन के अंदर एक फ्री ट्रेड का माहौल बना रहे, और जो चाइना की इंसर्कलमेंट की पॉलिसी है, वो जो पॉलिसी है ये उसको काउंटर कर सकें। तो अगर इस तरह का ऑकस का एक पैक्ट अरेंजमेंट इनका होता है तो ऑटोमेटिकली इन लोगों का दोस्ती अगर होगी तो चाइना के लिए टेंशन बढ़ेगी साउथ चाइना सी में, चाइना के लिए साउथ चाइना सी में अगर टेंशन बढ़ेगी तो इंडिया के लिए बहुत फ़ायदा है। ये हमको इधर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, या हमारी ये जो डोकलाम से लेके जो ये हमारे साथ ये लोग पेंगसो लेक में जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है, डोकलाम में चला था, ये इस तरह के जो हमको ही डिस्टर्ब करते रहते हैं, ये नहीं होगा। और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वाड में तो ऑलरेडी हम जुड़ी चुके हैं उनके साथ, किसके साथ? यूएस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, और इंडिया खुद है ही। तो इस तरह का ये जो एक अरेंजमेंट है ये और इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये था सारा ऑकस, और इसके बाद अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे COP27, ठीक है। तो ऑकस में आपको बेसिकली समझ में आ गया, एक तरह से ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है, 15 सितंबर 2021 को ये बनी है। इसका क्या एजेंडा है कि ये लोग जो है न्यूक्लियर सबमरीन जो है इन किसको दे रहे हैं? यूएस और यूके वाले मिलकर ऑस्ट्रेलिया को दे रहे हैं। इंडिया का क्या रोल है, इंडिया को क्यों टेंशन होनी चाहिए, कंक्लूजन का है। मोटा मोटी आपको सारी बात अब समझ में आ गई कि ऑकस क्या चल रहा है भाई इतने दिन से न्यूज़ में, कौन सी बला है। अब समझ में आ गया कि ऑकस का क्या मेन एजेंडा था, क्यों ये इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सी में, और क्या इसका इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड नाउ विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक
COP27। सो अगला टॉपिक अब हम देखेंगे COP27। बहुत ही संक्षिप्त में इस टॉपिक को हम देखेंगे कि भाई इंडिया को मेजर क्या की टेकअवेज थे। ठीक है, ये टॉपिक वैसे इन्वायरमेंट का भी टॉपिक है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं मैं उनको कवर कर रहा हूँ, तो मैं इसको देखिए COP27। ठीक है, पहले तो COP का क्या मतलब होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या होता है? अब लिख लीजिए कॉपी में या कहीं रजिस्टर में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब अलग अलग देश से, जैसे अगर 100 देश हैं तो 100 देश जो आ रहे हैं दे आर पार्टीज टू दैट कॉन्फ्रेंस, तो वो लोग सब उसमें मेंबर हैं, तो दे आर द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, दूसरी बात, यूएनएफसीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको करवाती है। यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन। देखो सबसे पहले ये जो इनकी मीटिंग हुई थी 1995 के अंदर हुई थी, बून के अंदर। इनकी कोई परमानेंट सेक्रेटरीट है नहीं वैसे, अगर जब तक पार्टीज डिसाइड नहीं करेंगी तो इनका ऑफिस जो है वो बून में, जर्मनी में रहता है। अदरवाइज जैसे हर साल जो है, हर साल रेगुलर इस जो ऑर्गेनाइजेशन इसकी मीटअप होती है और एक पर्टिकुलर कंट्री में होती है, तो वही इसका सेक्रेटरीट माना जाता है। जैसे अभी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि COP27 जो है भैया वो कहाँ हो रहा है? इजिप्ट में हो रहा है। ठीक है, COP26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। कहाँ है? स्कॉटलैंड, यूके। ठीक है, ऐसे ही COP25 हुई थी, वो कहाँ हुई थी? मैड्रिड में। कहाँ है? स्पेन में। ऐसे ही COP24 कहाँ हुआ था? कैटोविक। कहाँ है? पोलैंड में। तो इस तरह से आपको ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। COP27 इजिप्ट में, COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में, COP25 जो है मैड्रिड स्पेन में, COP24 कैटोविक पोलैंड में। और इनमें सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में रही थी वो COP25 रही थी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि COP25 में क्या इंपॉर्टेंट था। एक हिंट दे देता हूँ भाई, ये बोला गया था कि हमें टेम्परेचर कम करना है 2 डिग्री सेंटीग्रेड पूरी दुनिया को, प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड लेवल से, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल से। बाद में क्या क्या हुआ, कौन से कंट्री ने इसमें से बैकफायर कर लिया था या बैकफुट पे आ गए थे, ये सब आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में करके बताइए। सो विल स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक, COP27, COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कहाँ हो रही है? COP27 इजिप्ट में। अब यूएनएफसीसी के अंडर में होती है। यूएनएफसीसी क्या है भैया? थोड़ा ये देख लो। यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन, मतलब वर्ड से ही समझ में आएगा। किसके ऊपर बात करेंगे? क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्या करेंगे? एक फ्रेमवर्क बना के क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे, एक फ्रेमवर्क बना के, और फ्रेमवर्क बना के उसको कन्वेंशन कर लेंगे, मतलब कि करना ही करना है। ठीक है, इतना अमाउंट हम आपको देते हैं और ये सब आपको करना है। तो यूएनएफसीसी क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन। किसके ऊपर बात करेंगे? क्लाइमेट चेंज। कैसे बात करेंगे? फ्रेमवर्क बना के और कन्वेंशन करके। सो यूएनएफसीसी वाज एस्टेब्लिश्ड टू वर्क टुवर्ड्स स्टेबलाइजेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए इसको, दुनिया में इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है, या इन्वायरमेंट में जो डिग्रेडेशन तेजी से हो रहा है उसको रोकने के लिए या उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लगाने के लिए हुई है। तो ये जो हुआ है इसका मेन एजेंडा था स्टेबलाइजेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। सो इट इज लेड आउट द लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द मेंबर स्टेट विच इंक्लूड फॉर्मुलेटिंग मेजर्स टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज। मतलब आपको इस तरह की पॉलिसीज बनानी है ताकि आप जो है मिटिगेट कर पाओ क्लाइमेट चेंज को। ठीक है, इंडिया ने इसमें क्या किया आपको आगे मैं बताऊंगा कि COP27 में हमारे मेजर क्या टेक अवेज थे। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे आपको याद होगा कि चलो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि इन लोगों ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार बोला था कि हम $100 बिलियन देंगे, साल में खर्च करेंगे। इसकी जो चेयर रहती है वो हमेशा एशिया कंट्री के पास, अफ्रीकन के पास, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के पास, या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के पास ज़्यादातर रहती है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए, लैटिन अमेरिकन, मतलब रोटेट करती है 5 रीजन्स के अंदर। ठीक है, तो एक अभी रिसेंटली मैंने एक देखा था कि यूट्यूब पे एक कंट्री के प्रेसिडेंट थे, वो सबको फ्रांस के खास करके प्रधानमंत्री की तरफ जो है पॉइंट आउट करके कह रहे थे कि ये सिर्फ जो यूएनएफसीसी वगैरह जैसी ऑर्गेनाइजेशन है ये टॉक शॉप बन के रह गई हैं। आप लोग बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस पूरे मुल्क
जो पूरे विश्व को गंदा किया है इन्वायरमेंट के लिहाज से, आप ही लोगों की वजह से आज ये दुनिया में प्रदूषण फैल रहा है। यू आर द मेन ट्रेटर्स। और आज आप हमको आके ज्ञान देते हो। आपको दुनिया की मदद करनी चाहिए, आपको पैसा देना चाहिए। आप यहाँ के बोल के चले जाते हो कि $100 बिलियन देंगे, 50 बिलियन। अभी तक 1 रुपया जो है आप लोगों ने रिलीज नहीं किया फंड से। तो एक आपस में ये लोग जो है कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसी माहौल अगर आप बन गया था गर्मा गर्मी का कि जो है बाद में उस देश के जो प्रधानमंत्री थे उनको बाद में चुप कराना पड़ा। और जाहिर सी बात है, ये लोग आते हैं, चाय समोसे की पार्टी की बातें की कि $100 बिलियन खर्च करेंगे कि 50 करेंगे कि 200 करेंगे, और पैसा एक भी जो है इन बेचारे जो गरीब डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनको पैसा नहीं देते हैं। जबकि जो सबसे ज़्यादा अर्थ को पॉल्यूट किया है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने किया है। यू कैन सी वेदर इट इज़ US, UK और ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू द कोल्ड वॉर एरा, these are the people और these countries are the real traitors, right? फिर उसके बाद क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग, पब्लिक अवेयरनेस रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। मतलब एजुकेशन के थ्रू क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, ट्रेनिंग देंगे और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएंगे, एड चलाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद UNFCCC has 198 पार्टी इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, US कॉप मेंबर्स बिगेन मीटिंग एवरी ईयर सिंस 1995। पहली बार कहाँ मिले थे? बून में मिले थे। बून कहाँ है? जर्मनी में, ठीक है। पहली बार कब मिले थे? 1995 में, ठीक है। अब बेसिक बैकग्राउंड हम देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का। की पॉइंट्स क्या है? UNFCCC was signed in 1992 as a result of the United Nation Conference on Environment and Development। मतलब ये जो UNFCCC है भैया, ये UNCED, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो 1992 में मीटिंग हुई थी, उस एम्ब्रेला से निकली हुई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको UNFCCC बोलते हैं ये, ठीक है। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन बाय अदर नेम्स लाइक अर्थ समिट बोलते थे, रियो समिट बोलते हैं या रियो कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। जहाँ जहाँ अलग अलग, ये जैसे रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट जो सबसे बड़ी समिट हुई थी, इसी समिट के बाद इसकी बहुत सारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस निकली हैं अलग अलग। इससे मतलब बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अर्थ समिट के बाद में बनी थी। तो मोटा मोटी बात यह है, ये जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनी है UNFCCC, ये क्लाइमेट चेंज करने की बात, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तेज़ी से, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की वजह से, तो उन चीज़ों की रोकथाम के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है और कॉपरेट करेंगे प्रिपेयरिंग, ताकि मिटिगेट कर सकें जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको। फिर उसके बाद प्रमोट करते हैं ये लोग एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें, ठीक है। फिर अगली हम देखते हैं, हाँ, टूक आउटकम्स ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD वाला हुआ था, आपको याद होगा, ठीक है। एंड द लैंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू द कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। मतलब जो दुनिया में तेजी से डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, डेजर्टिफिकेशन जो बढ़ रहा है, तेजी से जो भूमि बंजर होती जा रही है, उसको कैसे एफोरेस्टेशन करें, कैसे रोका जाए, वो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो वो इस बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। फिर अबाउट UNFCCC क्या है? इट इज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी गवर्निंग एक्शंस टू कम्बैट द क्लाइमेट चेंज। बता दिया मैं आपको, क्लाइमेट चेंज की बातें कर रहे हैं थ्रू एडोप्टेशन, मिटिगेशन एफर्ट्स, डायरेक्टेड एंड कंट्रोल द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के जो है एमिशंस हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग दुनिया में पूरी बढ़ रही है। फिर इट कंसिडर्ड पेरेंट ट्रीटी टू बोथ क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था 1997 में, और पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 के अंदर, जिसमें हम लोगों ने ये कह दिया था कि भैया हम जो है 2070 तक नेट जीरो कार्बन वाले कंट्री हो जाएंगे, और या जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्री इंडस्ट्रियल लेवल को, जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने की बात हुई है, जो तेज़ी से बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इसको मिटिगेट करने के लिए भी जो नेसेसरी स्टेप्स बताए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उनको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। ये इसका मेन एजेंडा था। फिर इंडिया रेटिफाइड UNFCCC 1993। क्वेश्चन आ सकता है, क्या इंडिया ने रेटिफाइड किया है UNFCCC को? हाँ, UNFCCC को इंडिया ने रेटिफाई किया है 1995 में ही। देखो ये गलत मैंने यहाँ थोड़ा सा लिख दिया है, ये 1995 आएगा, ठीक है।
नोडल एजेंसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर कौन सी एजेंसी इसको देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एक्ट्स एज द नोडल एजेंसी फॉर द यूनाइटेड नेशंस, ये जो फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन की बात कर रहा है। तो हिंदुस्तान की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, वो इसको देखेगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अभी फिलहाल हमारा एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है। ठीक है, COP 27 2022 की कुछ की डिटेल्स जो हमारे लिए काम की हो सकती हैं। फिर इसके बाद में हम देखेंगे इंडिया के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन या इस फ्रेमवर्क में क्या की टेक पॉइंट्स थे। तो हम अभी देखेंगे की डिटेल्स ऑफ 27 समिट। देखो, द 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन यानी कि UNFCCC का बिल्ड्स द आउटकम ऑफ COP 26 टू डिलीवर एक्शन ऑन एरियाज इशू टू क्रिटिकल टैकलिंग द क्लाइमेट इमरजेंसी। जो क्लाइमेट इमरजेंसी की बात हो रही थी, मतलब COP 26 जो ग्लासगो के अंदर बात हुई थी, उनके ऊपर जैसे COP 26, जब COP 25 हुआ था मैड्रिड स्पेन में, उसके बाद COP 26 में इन लोगों ने मीटिंग की थी कि भाई हम लोग क्या करेंगे, COP 25 में जो जो चीज़ें हमने तय की हैं उनकी रोड मैप बना के स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि इनको कैसे इंप्लीमेंट करना है। फिर COP 26 में हमने कुछ तरह की स्ट्रैटेजीज बनाई। COP 27 में हमने क्या किया है, हमने जो आउटकम्स लेने थे या जो स्ट्रैटेजीज बनाई थी COP 26 में डिलीवर करने के लिए, किन चीज़ों को डिलीवर करने के लिए? क्रिटिकल टैकलिंग ऑफ क्लाइमेट इमरजेंसी, जो क्लाइमेट में इमरजेंसी हो रही है उसको टैकल करने के लिए क्या क्या किया है, वो एजेंडा को यहाँ पे डिस्कस किया है। COP 27 का एजेंडा क्या था? सीक्स रिन्यूड सॉलिडिटी बिटवीन, सब में आपस में जो है एकजुटता हो बिटवीन द कंट्रीज टू डिलीवर ऑन द लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट फॉर द पीपल एंड द प्लैनेट। मतलब COP 25 में जब सारे लोग मिलके बैठे थे कि भाई इस धरती को, इस विश्व को बचाना है, ठीक है, तो उसको कैसे सारे मिलके बैठ के चिंता करें। ये नहीं कि आप जो है डेवलप्ड कंट्रीज तो हमेशा एमिशन की तरफ रहेंगी, ठीक है, फिर उसके बाद में जो है ये लोग फंड भी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं प्लेटफॉर्म पे आके, फिर उसके बाद फंड रिलीज नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को दोष नहीं दिया जाए। अब अगर वो डेवलपिंग करने के लिए अगर थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है तो सारा दोष उन पे ना मढ़ा जाए कि भाई आज आपने एक पर्टिकुलर लेवल पे आके आपकी कंट्री डेवलप्ड हो चुकी है, तो अब आप दुनिया को ज्ञान दे रहे हो कि अब आप जो है पर्यावरण बचाइए, पेड़ नहीं काटिए, ये करिए, वो करिए, गैसेस रिलीज हो रही है। अब जितने भी बेचारे छोटे छोटे कंट्री है ये भी तो डेवलप होंगे ना। तो कहने का मतलब है एक थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए इसमें, ठीक है। द वर्ल्ड टुडे इज फेस्ड विद द ग्रोइंग एनर्जी क्राइसिस, रिकॉर्ड ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन। आपको मालूम होगा कि कैसे ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तेजी से, इंक्रीजिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं। देखा होगा पहले इतनी बाढ़ नहीं आती थी, बाढ़ आ जा रही है तो एकदम से ही बादल फट जा रहे हैं, ठीक है। बादल फटते हैं तभी बाढ़ आती है आजकल तो। फिर उसके बाद कैसे लैंडस्लाइड हो गया एकदम से, जिन एरियाज में कभी बरसात नहीं होती थी वहाँ बरसात होने लग गई, जहाँ कभी सूखा नहीं पड़ता था वहाँ सूखा पड़ने लग गया। तो कहने से तेज़ी से दुनिया में ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर आप लोगों ने टाइम से मिटिगेट नहीं किया, एक क्विक एक्शन नहीं लिया, एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, तो आगे भी इस तरह के इवेंट्स बढ़ते रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी जो डेट्स हैं, नवंबर के अंदर ये प्रोग्राम हुआ था, इसके अंदर 196 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, दुनिया के 120 वर्ल्ड लीडर्स भी आए थे। की एरिया ऑफ डिस्कशन क्या क्या थे, ठीक है। अर्जेंटली रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। एक जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे करना है, पहले तो आपको बता देना है UNFCCC की फुल फॉर्म, COP के बारे में बता देना है, ठीक है, कब ये ऑर्गेनाइजेशन चालू हुई थी, फिर जो रिसेंटली जिस COP हुई है उसका इंपॉर्टेंट की एरियाज जो डिस्कशन के हुए थे। तो UNFCCC नीचे ऊपर लिख लो, फिर उसके बाद में ये तीनों पॉइंट उसमें डाल देना, और क्या इस ऑर्गेनाइजेशन का एजेंडा है वो डाल देना। तो इससे एग्जामिनर को ये पता होगा कि इस आदमी को इसका बैकग्राउंड भी पता है, करंट अफेयर में क्या चल रहा है इसको वो भी पता है, और इसको बेसिक डिटेल भी पता है कि ये सारी चीज़ें हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में डिस्कस होती हैं, ठीक है। अर्जेंटली रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो गया, फिर बिल्डिंग रेजिलियंस एंड अडेप्टिंग टू द इनविटेबल इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके क्या इंपैक्ट होंगे। डिलीवरिंग ऑन द कमिटमेंट टू फाइनेंस द क्लाइमेट एक्शन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, भैया ये जो क्लाइमेट एक्शन की आप बातें कर रहे हो कि आप फाइनेंस दोगे, इन कंट्रीज को आपको टाइम से पैसा देना होगा, सिर्फ बात नहीं करनी होगी, ठीक है। तो फाइनेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक आप फाइनेंसिंग नहीं करोगे आगे जाके ये चीज़ें जो है सक्सेसफुल नहीं होगी, आपको पैसा देना ही देना पड़ेगा अगर ये आप जो है इसको सक्सेसफुल करवाना चाहते हो तो, ठीक है। अभी हम देखेंगे COP 26 के क्या
की टेक अवेज हैं इंडियाज एजेंडा फॉर द COP27। दिस विल बी द लास्ट स्लाइड, ठीक है। आपको अभी तक हमने ये इतना सब पढ़ा दिया है, तो फिर अभी हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट की टेक अवेज हैं इंडिया के लिए इस COP27 एजेंडा के लिहाज से। बेसिकली मोटा मोटी इसमें सिर्फ 3 से 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने आपको इसमें से ये देखना है कि भाई इंडिया ने क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर एक तो क्लैरिटी मांगी है डेवलप्ड कंट्रीज से। तो मतलब पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि फाइनेंस की जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो फाइनेंस की क्लैरिटी है डेवलप्ड कंट्रीज की, वो। दूसरी बात, $100 बिलियन का जो वादा किया गया था पेरिस एग्रीमेंट में, वो कब तक जो है रिलीज होंगे वो फंड। सेकंड नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक जो है एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज की, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात कही है। फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही थी लाइफस्टाइल की। जैसे आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की हमेशा आदत है कि वो जो है बड़ी अच्छी अच्छी डेफिनेशन देते हैं। जैसे अभी यूएस गए थे तो एआई को हम बेसिकली बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी के मतलब में आई हो गया अमेरिका इंडिया। तो इस तरह की जो मिमोनिक्स हैं उसमें मोदी जी बड़े माहिर हैं। तो ऐसे ही लाइफ दे दिया, किसके लिए, यूएनएफसीसी के लिए। लाइफ का क्या मतलब है, बड़ा रिलेटेबल वर्ड भी है साहब। लाइफ का मतलब हो गया लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कॉइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बेसिकली क्या है, ये प्रो पीपल के लिए अप्रोच है, प्रो प्लैनेट के लिए एक अप्रोच है, ताकि प्रो पीपल का मतलब है लोगों के लिए, प्रो प्लैनेट का मतलब है पूरे संसार के लिए, ताकि हम एक जो है दुनिया भर में एक ऐसा कलेक्टिव डिसीजन बना सकें कि लोग जो है फालतू की चीज़ों को वेस्ट, मतलब जो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें कि जिससे ई वेस्ट जैसे ज़्यादा बढ़ रहा है, या प्लास्टिक का कंट्रोल हो, ठीक है। जो और हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे रेगुलेशंस भी लगाए, जैसे जो 50 माइक्रोन से कम की जो पॉलीथीन्स हैं उनको बैन कर दिया गया है। तो इस तरह के बहुत सारे डिसीजंस लिए गए हैं। तो इस तरह से ये इन्होंने एक जो है एक एजेंडा दिया है कि भैया आप जो है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट में प्रो पीपल प्रो प्लैनेट एफर्ट दैट सीक्स टू शिफ्ट द वर्ल्ड फ्रॉम माइंडलेस एंड वेस्टफुल कंजप्शन टू माइंडफुल डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब आपको नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ही डेलिबरेटली नहीं करना है कि मतलब जानबूझ के किए जा रहे हैं, बहुत ही कंसाइज वे में और बहुत ही सोच समझ के जो है यूज करना है। फिर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ऑल्सो एक डिस्कस किया है एनसीक्यूजी के लिए, ठीक है। एनसीक्यूजी सब क्या है, ये एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। पर्टिकुलर जैसे एसडीजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते थे 1 से लेकर 17 तक, तो उसमें जैसे नो हंगर हो गया, या नो पॉवर्टी हो गई, लाइफ बिलो वाटर हो गया, सैनिटेशन वाला पॉइंट हो गया। तो इस तरह के पॉइंट्स हैं इसमें, ऐसे कुछ इसमें ये आपको देखना है। फिर इश्यूज रिलेटेड टू एक्सेस एंड सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैकेनिज्म। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो जोर दिया गया है, इंडिया ने इस बार ये कहा है कि भाई आप एक तो इस फाइनेंशियल मैकेनिज्म को सबसे पहले सुधारिए, और जो आपने पेरिस क्लाइमेट डील के टाइम पे $100 बिलियन का वादा किया था उसको आप अपना फुलफिल कीजिए। फिर ये आप लाइफस्टाइल वाला पॉइंट जोड़ सकते हैं कि इंडिया ने एक जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है लाइफस्टाइल वाले टर्म को कॉइंड किया। इसमें इसका मतलब यह है कि प्रो पीपल अप्रोच होनी चाहिए, प्रो प्लैनेट अप्रोच होनी चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत देखभाल के यूज करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको यूज करना है। फिर उसमें हम देखते हैं इंडिया विल वर्क टुवर्ड इंश्योरिंग मोर क्लैरिटी ऑन डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। हमें एक प्रॉपर एक डेफिनेशन चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस की, कि क्या एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है क्लाइमेट फाइनेंस की फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इन ऑर्डर टू एबल एक्यूरेटली असेस द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंस फ्लोज फॉर द क्लाइमेट एक्शन। मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है, ये जो फाइनेंस में फ्लॉज आ रहे हैं, ये दिक्कत कहाँ आ रही है, जब पैसा देने की बारी आती है तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है। तो इसके लिए इन्होंने एक प्रॉपर मैकेनिज्म की बात करी है कि भैया आप एक जो है प्रॉपर मैकेनिज्म बनाइए, और फिर उसके बाद में हमें जो है बात करेंगे। इंडिया साइड द एब्सेंस ऑफ डेफिनेशन अलाउड डेवलप्ड कंट्रीज टू ग्रीन वॉश देयर फाइनेंसेस एंड पास ऑफ द लॉन एज क्लाइमेट रिलेटेड एड। कहने का ये मतलब है कि अब जो है इंडिया दे वांटेड कि भाई ये जो ग्रीन वॉश ना हो जाए जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज करते हैं, और एक प्रो पीपल अप्रोच होनी चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज को हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल एड के तहत मदद करनी चाहिए, क्योंकि आपने तो जितना डेवलपमेंट करना था कर लिया। अब जब डेवलपिंग कंट्रीज कोई नई टेक्नोलॉजी या कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो आप ये हमेशा ये कहते हैं कि साहब जो है आपको डिफॉरेस्टेशन मतलब करना, एफॉरेस्टेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में है आपको जो है
ये जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं इनको जो है थोड़ा कम मोबिलाइज करिए। तो इस तरह के आप जो है दूसरों के ऊपर बैरियर्स नहीं लगा सकते until unless you now not provide the financial resources। तो दिस इज ऑल अबाउट द COP27। ठीक है, आज हमने दो चीज़ें देखी, ऑकस देखा, फिर COP27 देखा। मेजर इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया COP27 कहाँ हुआ था, शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में COP26 ग्लासगो, COP25 पेरिस क्लब। देखिए, आपको कोई ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की, कोई R&D करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको कोई साइंटिस्ट नहीं बन जाना, आपको मेजर इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, इसका सेक्रेटरीट क्या है, इसका एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर उसके बाद में इंडिया ने क्या पॉइंट रखे हैं या इंडिया के लिए क्या पॉइंट है। जैसे 2025 में मैंने आपको बताया था कि 2070 तक इंडिया जो है ज़ीरो कार्बन एमिटर कंट्री बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो हम 2040 तक हम जो हमारा 100 गीगावाट बनाने वाले हैं जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसके तहत, जैसे सोलर एनर्जी की पावर को हम बढ़ा रहे हैं, और दूसरी बात ये जियोथर्मल एनर्जी की पावर को बढ़ा रहे हैं, टाइडल एनर्जी की पावर को बढ़ा रहे हैं, विंड एनर्जी की पावर को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के हर ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के कुछ की टेक अवेज होते हैं। आपको बस वो की टेक अवेज लिखने हैं 100 से 150 वर्ड्स में। ठीक है, इतना ही आपको याद रहेगा और इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे वो आपको इस तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखना है। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड डू रिवीजन। ठीक है, थैंक यू सो मच।